गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स होता क्या है? सबसे पहले हमें पता है कैपेसिटर जो वर्ड है ये आया है कैपेसिटी से, है ना। और कैपेसिटी जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, जैसे लेट्स से कि एक बाल्टी में कितनी कैपेसिटी है, तो हम बोलेंगे कि वो 70 लीटर्स या 80 लीटर्स या 100 लीटर्स की। सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि आपके फ़ोन की बैटरी में कितनी कैपेसिटी है, तो आप उसको मिली एम्पियर आवर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली capacitor is a device that is used to store energy, potential energy specifically, जो कि electrical potential energy हो जाएगी. It is used to store charge, but it's not a battery or a cell. मतलब ये chemical nature का नहीं है, ये mechanical है. मतलब एक device है, simple सा दो metal की plates को मिला के बनाया है, but इसके अंदर energy store की जा सकती है. ठीक है? तो सिंपल सी बात है, इसको कैपेसिटर की कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल। आपको अगर मैं किसी एक छोटे से सेल से अटैच करके देता हूँ एक कैपेसिटर को, जो कि लेट्स से कि 3 वोल्ट्स का एक सेल है, तो वो कैपेसिटर उस 3 वोल्ट्स के सेल से कितनी एनर्जी होल्ड कर लेगा या कितना चार्ज होल्ड कर लेगा, ये उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज एज सिंपल एज चार्ज पर यूनिट वोल्ट कूलम पर वोल्ट, जिसका हम यूनिट बोलते हैं फेराड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इसका काम है एनर्जी और चार्ज स्टोर करना। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इट्स वेरी यूजफुल एंड आपको करीब करीब हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ही नजर आ जाएंगे, वो प्रॉपर्टी है कि चार्ज एंड डिस्चार्ज हो जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब अगर आपने देखा होगा पुराने कैमरास के जो फ्लैश होते थे, वो फ्लैश एक बार चलने के बाद कुछ सेकंड्स लेते थे उसको वापस चार्ज करने में। फायदा सिर्फ ये है कि चार्ज जो फ्लैश है उसके अंदर इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जो एक सेल से हम डिराइव नहीं कर सकते। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे किसी चीज पे, जैसे मैंने पहले बाल्टी का एग्जांपल लिया, कि एक सेल है आपका जो आपको कंटिन्यूअस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है बट वेरी स्लो करंट, वेरी स्लो अमाउंट ऑफ चार्जेस, है ना। तो इट्स लाइक अ पाइप ऑफ वाटर। आप उस पाइप से पानी निकालेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर रेट पे ही वो पानी मिल सकता है, मैक्सिमम उसकी कुछ रेट आ जाएगी, बट आप उससे ज्यादा उसमें से पानी निकाल नहीं सकते। पर अगर आपको एक साथ बहुत सारा पानी किसी को देना है, तो आप उसमें बाल्टी में या किसी भी कंटेनर में उसको स्टोर करके एक साथ किसी को दे सकते हैं। तो वो कंटेनर जो है वो हमारा कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कि इट इज कैसे बनाते हैं हम कैपेसिटर को। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, दो अपोजिट चार्जेस के या अपोजिट पोलैरिटी के कंडक्टर्स को हम साथ में रख देते हैं। जैसे ये पैरेलल प्लेट के अंदर हमने सामने सामने पैरेलल प्लेट्स रख दी। ऑलराइट, आपके पास और केसेस भी आते हैं, जैसे अगर आप स्फेरिकल बनाना चाहेंगे तो अंदर एक छोटा स्फेयर, बाहर एक बड़ा स्फेयर। ऑलराइट, चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इस फॉर्मूले में जो C है ये कैपेसिटेंस हो जाती है किसी भी डिवाइस की। तो ये कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंडेंट नहीं है, इट्स लाइक एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वोल्टेज और ये चार्ज के लिए, जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम, जैसा कि हम इसमें अभी डेरिवेशन देख लेते हैं। पर इससे पहले हम लोग एक छोटी डेरिवेशन और देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होनी चाहिए चार्ज को स्टोर करने की। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सिर्फ एक मेटल का स्फेयर ले लेते हैं और इस स्फेयर का रेडियस मैं बोल देता हूँ r, तो इसकी क्या कैपेसिटी होगी। तो इसको हम पूछते हैं इसकी कैपेसिटेंस कैसे डिराइव कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपका किसी भी चार्ज सरफेस पे अगर आप चार्ज डाल देते हैं Q, तो ये Q जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी इसकी सरफेस पे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा या इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, K Q बाय R। ये हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आई है, चलिए। तो ये हमारी कैपेसिटेंस हो गई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो कि स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। ठीक है,
तो किसी भी स्फेयर की हम बात करें तो इस स्फेयर की कैपेसिटेंस देखिए किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। आर जो है ये हमारा रेडियस हो गया, तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा बड़ा स्फेयर होगा उतना ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है। चलिए आप इसको लगाते हैं एक बैटरी के अक्रॉस, अगर मैं इसको केवल इतना सा एक रिप्रेजेंटेशन दूं तो देखिए जब आप यहाँ पे डीसी सर्किट बना रहे हैं या डीसी करंट दे रहे हैं तो आपको पता है इस बैटरी का वोल्टेज 0 है एंड इस एंड पे 0 है एंड यहाँ पे V है। ठीक है, अब क्या होगा, यही वोल्टेज इस ऊपर वाली सरफेस को भी मिलेगा, लेफ्ट वाली सरफेस एंड देन राइट वाली सरफेस को। तो आपका जो लेफ्ट वाला सरफेस है इस पे वोल्टेज आ जाएगा +V एंड यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा 0। ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से कुछ चार्ज इस पे डेवलप होगा, वो चार्ज हो जाएगा +Q एंड सामने वाली वॉल पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा जो कि है -Q। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ देखूं तो आप देखिए, आप जूम इन करके देखेंगे तो ये जो प्लेट है ये किसी चार्ज्ड कंडक्टर की होगी, तो हमें पता है कि इस पे जो चार्ज है यहाँ पे भी +Q/2 होगा एंड यहाँ पे इसका चार्ज +Q/2 आ चुका होगा। सिमिलरली अगर मैं ये अंदर की सरफेस की बात करता हूँ, है ना, सिमिलरली आपके पास यहाँ -Q चार्ज है तो आपके पास यहाँ -Q/2 आ जाएगा एंड बाहर की तरफ -Q/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक कंडक्टर के लिए होता है σ/ε0, है ना। तो इस कंडक्टर में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, इस कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q/2 अपॉन एरिया। ठीक है, और मैं उसको ε0 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट प्लेट। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू राइट प्लेट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, E1 प्लस E2 का टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी Q/A/ε0। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये D है एंड इन प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है ये A है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हम इसको E = V/D लिख सकते हैं, और अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा Q/V। इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख सकते हैं A/ε0/D, है ना। इस केस में आप देखिए कैपेसिटेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब जितनी क्लोज होंगी हमारी प्लेट्स उतना ज्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगा। बट इसकी भी एक लिमिट आ जाती है, बहुत ज्यादा क्लोज करने पर कुछ अलग इफेक्ट्स नजर आने लग जाते हैं, क्वांटम इफेक्ट्स, जिसकी वजह से हम एक लिमिट से ज्यादा दो प्लेट्स को क्लोज कर नहीं पाते। ऑलराइट, सेकेंड चीज हमारे पास नोट करने की ये है कि अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं कि 1 फेराड की वैल्यू कितनी बड़ी होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 फेराड अगर मैं लिखता हूँ 1 = एरिया अपॉन डिस्टेंस इनटू ε0, और ε0 की वैल्यू हम डाल देते हैं 8.8 × 10⁻⁻12। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर ईच है तो आप देखिए यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8.8 × 10⁻⁻12 विच इज इवन स्मॉलर देन एन एटम। तो 1 फेराड इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर की प्लेट्स लेते हैं तो आपको एक एटम से भी कम डिस्टेंस पे उनको रखना पड़ेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, ऑलराइट। तो 1 फेराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, और इसकी जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं वो होती है माइक्रो फेराड या मिली फेराड। ऑलराइट, मिली फेराड एंड माइक्रो फेराड। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे और डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। फोर्स अगर मैं दोनों प्लेट्स के बीच में निकालना चाहूँ तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी एक, ऑब्वियस बात है कि दोनों फोर्सेस जो लगाएंगे, एक प्लेट इस प्लेट को इस तरफ अट्रैक्ट करेगी और दूसरी इसको अट्रैक्ट करने वाली अपनी तरफ। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन दैट प्लेट, Q इनटू E, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि A के प्रोपोर्शनल आता है ये फोर्स, जितना ज्यादा एरिया होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा फोर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड चीज हो जाती है एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम कहते हैं कि अगर आपका एक वोल्टेज पहले से डिफाइंड था, जो कि किसी भी एक, मैं जैसे इस वाली वॉल पे मैं बात कर सकता हूँ कि इस पे वोल्टेज हमको पता है V था, राइट। तो इस सरफेस पे एक एक करके चार्ज डेवलप किया हमने, तो उस वोल्टेज के अक्रॉस हमने dq चार्ज, छोटा सा एलिमेंट लेके आए, और वो चार्ज हम कहाँ से 0 से q तक लेके आए, तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं वोल्टेज को लिख देता हूँ Q अपॉन C। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो अपना चार्ज रहेगा वो रहेगा स्मॉल q, और धीरे धीरे ये स्मॉल q 0 से लेके कैपिटल Q तक हम फिल करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q²/2c। इसको आप इन दोनों तरीके से भी लिख सकते हो, सबसे ज्यादा इजी याद रखने का तरीका यही लगता है मुझे। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आता है उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए जब भी मैं किसी कैपेसिटर के अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल करूंगा, सबसे पहली बात है कि ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में इंसुलेशन होना बहुत जरूरी है। जब हम डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, हमने पीछे देखा था कि किसी भी इंसुलेटर को, डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लेके आते हैं तो उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है। और पोलराइजेशन क्या होता है कि उसके सारे पार्टिकल्स या सारे मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से बेंड हो जाएंगे, जैसे डाइपोल्स होते हैं, है ना। तो इनका अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पीछे की तरफ आ जाता है। तो आपको याद होगा एप्सिलॉन जो है किसी भी एक फील्ड की परमिटिविटी, वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और के जो होता है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओवरऑल दोनों प्लेट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक जिसके के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी उसको मैं बीच में इंसर्ट करूंगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू इस तरीके से हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल से कम हो जाएगी। ठीक है, और कैपेसिटेंस की बात करें तो आप सीधा एप्सिलॉन नॉट की जगह के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा, जो कि के इंटू सी हो जाता है। तो सीधी सी बात है, जितना बड़ा के होगा उतना ज्यादा आपके पास कैपेसिटेंस होती जाएगी। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू रखता हूँ अपनी प्लेट्स के चार्जेस को, तो उसके बीच में जो चार्ज डेवलप होता है, एक स्मॉल चार्ज का डिफरेंस, वो स्मॉल चार्ज जो है उसको हम बोल सकते हैं इन क्यू इंड्यूस्ड। क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, ये एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस केस में तो जैसे मैंने क्या किया, इस केस में काफी इजी था हमारा कैलकुलेशन, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है या वॉल्यूम है वो पूरा हमने एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रखा है। बट अगर मैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स फिल करता हूँ तो देखिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ पहले सिंपल वाला सॉल्व करके। बहुत बेसिक इसकी मैथमेटिक्स है। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक लेके आता हूँ और टोटल थिकनेस हमारी थी D, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आइडिया है कि A एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर ही रहेगा, नीचे जो हमारी टोटल थिकनेस थी D, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी थिकनेस कम हो गई तो उसको मैं D माइनस T लिख दूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एप्सिलॉन नॉट वाला एरिया था, जो वैक्यूम है, वो उसका जो लेंथ बची है वो D माइनस T हो चुकी है। ठीक है, बची हुई T लेंथ का क्या होगा, T लेंथ का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T लेंथ की वजह से कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि द लेंथ T इज इक्विवेलेंट टू लेंथ T by K इन वैक्यूम। ऑलराइट, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड अगर मैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स लगा देता हूँ तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक आपके पास दो और मैं आपको केवल फॉर्मूलाज दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं करवा रहा। एक आपके पास हो जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर,
स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए कुछ इस तरीके का होता है। अंदर हमने एक स्फेयर रख दिया और बीच में हमने वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक फिल करके एक बाहर हमने स्फेयर कर दिया। तो हमारा जो अंदर चार्ज होगा से प्लस क्यू, तो यहाँ सरफेस पे इसका अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस क्यू। ठीक है, अगर मैं इसके रेडियस को R1 बोलता हूँ और बाहर वाले रेडियस को R2 बोलता हूँ तो इसका फॉर्मूला आ जाता है कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगर आप एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखते हैं तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। आपको यूजुअली छोटे सर्किट्स के अंदर ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स नजर आ जाते हैं और इनके अंदर का रेडियस अगर मैं बोल देता हूँ R1 एंड बाहर वाला रेडियस मैं बोल देता हूँ R2 और इसकी अपनी टोटल लेंथ L। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ R2 अपॉन R1। ठीक है, ये हो जाती है कैपेसिटेंस एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की, और ये है जिसमें आप K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ये वैल्यू है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर की। जैसा हमने सबसे पहले देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बाहर की जो रेडियस है उसको मैं इनफाइनाइट कर दूं तो यहाँ पे ऊपर और नीचे का बेस अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाता है। तो फॉर R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसका वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, जो कि हमने पीछे डेराइव किया था सबसे पहले एक सिंपल स्फेयर का कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन दो टाइप के आ जाएंगे, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सीधी सी बात है। अब सीरीज कैपेसिटर में देखिए आपका जो टोटल वोल्टेज है ये वोल्टेज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू रखेगा V1 V2 एंड V3। बट जो करंट है वो तो तीनों में सेम आना चाहिए। मतलब करंट मतलब अगर यूजुअली अगर डीसी सर्किट है तो यहाँ से करंट जो जाएगा वो यहाँ पे जाके अटक जाएगा। ये इस वॉल को जो इंसुलेशन है बीच में उसको जंप तो कर नहीं सकता जब तक मैं इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का ना सोचूं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका वोल्टेज यहाँ पे V डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे जो चार्ज आता है प्लस Q उसका अपोजिट चार्ज अपने आप आ जाता है यहाँ माइनस Q। इसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस Q आएगा एंड यहाँ पे भी माइनस Q आएगा। सिमिलरली वापस यहाँ प्लस Q एंड यहाँ माइनस Q। तो चार्जेस जो है इसमें तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जबकि पैरेलल की अगर मैं बात करूं चलिए, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका जो बाहर का एक्सटर्नल वोल्टेज है वो तीनों के अक्रॉस सेम है। तो इसमें जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये अगर C1 है, C1 C2 C3, तो माइनस ऑफ Q1 ऊपर Q2 माइनस Q2 Q3 एंड माइनस Q3। तो तीनों के जो चार्जेस है इनकी वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, वो आप बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ का जो टोटल Q है क्या आ जाता है 1 by Q1 प्लस 1 by Q2 प्लस 1 by Q3 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि इसमें कैपेसिटर्स के केस में रेजिस्टर्स से उल्टा सिचुएशन है। आप रेजिस्टर में सीरीज में जब ऐड करते थे तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कैपेसिटेंस जो है वो 1 by पैरेलल वाले सीरीज के पैरेलल वाले फॉर्मूला की जैसी हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट। ठीक है जी, चलिए सिंपल सा है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लें। तो कल लास्ट क्लास जो इलेक्ट्रिक करंट की क्लास थी
उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हमने रेजिस्टेंस के देखे थे। आप वो सारे सर्किट्स वापस बना सकते हैं और उन सारे सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं कैपेसिटर्स के लिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप एक सिस्टम का बिल्कुल सेम तरीके से निकाल सकते हो। सिस्टम को आपको सिंपलीफाई करना है, अगर वो सिमेट्री के केस से होता है तो सिमेट्री के केस से सिंपलीफाई करना है, अगर वो अलग अलग पोटेंशियल या व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है तो व्हीटस्टोन के जैसे सेटिस्फाई करना है उसको। एंड सारी चीजें सेम रहेंगी, बस लास्ट स्टेप में पैरेलल वालों को आप डायरेक्टली ऐड करेंगे एंड सीरीज वालों को आप इस तरीके से 1/f वाले फॉर्मूले में ऐड करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ थोड़े से डिफरेंट टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन है डाइइलेक्ट्रिक पे बेस्ड, इस बार मैंने क्या किया है इस केस में, यहाँ पे हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि K1 है ऊपर, एंड यहाँ नीचे हमारे पास एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है K2। ठीक है, बट इस केस में मैंने इन K1 और K2 को वर्टिकली खड़ा कर दिया है। तो आप देखिए इन दोनों केसेस में अगर मेरे को इस कैपेसिटर की, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है तो मैं क्या देख सकता हूँ। मुझे सबसे पहले पता है कि ये जो है ये एरिया A हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है D हो जाएगा। यहाँ पे गिवन है कि ये d/2 है एंड ये भी d/2 है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में ये वाला एरिया हो जाएगा a/2 एंड a/2 और इनकी टोटल हाइट जो है वो d आ जाएगी। ठीक है, और बेसिक एग्जांपल है, सिंपल सा है। अब देखिए इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों, ये कैपेसिटर और नीचे वाला कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जबकि ये वाला जो केस है इसमें लेफ्ट एंड राइट ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल चल रहे हैं। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है और इन दोनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो डिफरेंट आएगा, पर इनके अंदर चार्जेस सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/C1 + 1/C2 = 1/C equivalent, C equivalent = C1 upon C1 + C2। चलिए, हमें पता है कि K1 अगर आएगा तो आपका, अगर मैं टोटल कैपेसिटेंस देखूं, क्या इनफैक्ट अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। C इक्विवेलेंट देखिए, C1 ऊपर वाले का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एरिया इसका A है, ε0 अपॉन D जो है यहाँ पे d/2 हो जाएगा एंड ε0 के आगे मैं लिख दूंगा K1 क्योंकि आपका यहाँ पे K1 का डाइलेक्ट्रिक है, मल्टीप्लाइड बाय A ε0 अपॉन d/2 इंटू K2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो यहाँ पे मैं K1 + K2 साइड में लिख देता हूँ एंड हमारे पास आ जाएगा A ε0 d/2। ठीक है, तो एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास बचेगा K1 K2 अपॉन K1 + K2 इंटू A ε0 d/2। तो ये 2 भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस वाले केस में। सेकंड वाला थोड़ा और सिंपल होने वाला है। यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं C1 + C2 = C इक्विवेलेंट। C1 की वैल्यू हो जाएगी A/2 ε0 d इंटू K1 प्लस A/2 ε0 d इंटू K2। हमारा आंसर आ जाएगा K1 + K2 इंटू A ε0 2d। ठीक है, चलिए सिंपल है, आगे चलते हैं। देखिए एक और काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। अगर मैं इस तरीके से कुछ प्लेट्स लगा देता हूं, चलिए, मुझे यूजुअली केवल इतना सा सिस्टम दिया जाता है, इसके अंदर आपको बोला जाता है कि इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है d और इस प्लेट का जो एरिया है a। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये इनकी फाइनल लिमिट है और इसके बाद जो हमने दिखाया है ये हमारी वायर्स है। तो इस पॉइंट को हमने a बोल दिया, b बोल दिया एंड इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सिंपल सी बात है, आप एक प्लेट का कैपेसिटर तो निकाल ही सकते हैं। मैं सबसे पहले इनको नंबरिंग कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 इनके नंबर हो जाएंगे। अब देखिए A पॉइंट से
बी पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास एक प्लेट है 2 3, तो मैं सीधा यहाँ पे एक तो लिख देता हूँ, प्लेट 2 3। ऑलराइट, अब देखिए 2 1 जो है इसका पोटेंशियल कुछ और होने वाला है 1 का एंड 4 का, तो इनका पोटेंशियल मैं सी लिख देता हूँ। तो नीचे एक पॉइंट आ जाएगा सी जो ए से बी कनेक्ट करेगा हमको, ठीक है। अब अगर मैं ए टू सी जाता हूं तो एक कैपेसिटेंस आ जाएगा 1 2 का, सॉरी इनको 2 1 लिखे तो ज्यादा सही है। और सिमिलरली यहाँ अगर मैं सी टू बी जाता हूँ तो एक कैपेसिटेंस आ जाएगा सी का 4 एंड बी का 3, तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें पता है कि इन सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी इनका है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इस चीज को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अब हमारे पास ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएंगे c/2, तो हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ए बी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो आपका फाइनल जो कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा 3c/2, c plus c/2, ऑलराइट, which is equal to 3 into a epsilon naught by 2 into d। चलिए, एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसी केस का। आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है, करिए। चलो, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखते हैं, और अगर मैं इसको वापस ए बी एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले ए और बी एंड तीसरा पॉइंट है हमारा सी, इन दोनों में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। आप अभी भी ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज करके कर लीजिएगा। चलिए, अब सबसे पहले हमको पता है कि ए जो है इसकी इसका जो प्लेट्स हैं ये 3 एंड 5, ये दो प्लेट्स हैं इसकी। बी की जो प्लेट है ये 2 है एंड सी की जो प्लेट है ये है 1 एंड 4, ऑलराइट। चलिए, अब देखिए ए टू बी डायरेक्टली क्या जा रहा है, ए टू बी डायरेक्टली जो एक कनेक्शन बन रहा है ये 3 2 का बन रहा है, तो मैं सबसे पहले एक ए टू बी डायरेक्टली बना देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ 3 2। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी आने वाली है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप ये चीज काउंट कर लें ताकि लास्ट के फिगर में हम इस चीज को वापस टैली कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए टू सी जाने वाला, तो एक है 3 4 और एक है 5 4। तो मैं ए टू सी पैरेलली, अब देखिए ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट ये सीरीज में नहीं पैरेलल में है, ठीक है। तो आपका जो ए टू सी है यहाँ पे एक प्लेट आ जाएगी आपकी जिसका नाम हम लिख देते हैं 5 4 एंड दूसरी प्लेट आ जाएगी आपकी 3 4, ठीक है। चलिए, एंड फाइनली हमारा हो जाएगा C टू B, जो कि हमारा A की प्लेट आ रहा है 1 2, तो C टू B हम चल सकते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये हमारा B पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पीछे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। चलिए, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमें पता है इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 2C, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे है C, यहाँ पे 2C और C, ठीक है। इन दोनों का क्या बनेगा, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C विच इज इक्वल टू 2C/3। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूँ इनको, ऊपर आ जाएगा C और नीचे आ जाएगा 2C/3। चलिए, और फाइनली मैं इसका
रिप्रेजेंटेशन यहाँ का 5c/3, ऑलराइट, जिसको हम लिख सकते हैं 5a/3d। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए और एग्जांपल्स देख लीजिएगा इसके। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, सीधी सी बात है, एनर्जी लॉस्ट जब भी आप कैपेसिटर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, कुछ भी उसके चार्जेस चेंज करेंगे या बैटरी चेंज करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, जो कि कैपेसिटर का हीट लॉस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक कैपेसिटर में क्या क्या छेड़छाड़ की जा सकती है। हम एक कैपेसिटर का फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्विच कर सकते हैं, है ना। अगर हम बीच में कैपेसिटर के एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे और हीट का क्या होगा। सेकेंड, हम उसमें चेंज कर सकते हैं वोल्टेज का, मतलब मैंने एक कैपेसिटर को पहले चार्ज किया एक बैटरी से, देन मैंने उसको रिमूव करके दूसरी बैटरी लगा दी, तो उसमें वोल्टेज का कुछ चेंज आ गया। ठीक है, एंड तीसरा हमारा जो चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा पोलैरिटी का। ठीक है, पोलैरिटी चेंज का मतलब है कि आपने पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा रिप्लेस कर दिया, राइट। चलिए सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा आपका, लेट्स से कि इनिशियली एक कैपेसिटर था जो यहाँ पे V और यहाँ पे 0 पोटेंशियल पे था। ठीक है, ये एक बैटरी से अटैच्ड होगा। फाइनली हमने क्या किया, इसी पोटेंशियल को, पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है क्योंकि बैटरी चेंज करी, हमने यहाँ बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया इसके। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ चार्ज में चेंज आएगा। देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस अगर यहाँ पे थी C बोल देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ C', ऑलराइट। तो आप देखिए इनिशियली आपके पास कैपेसिटेंस था C, आपके पास वोल्टेज था V, तो आपका जो चार्ज हो जाएगा Q वो क्या हो जाएगा C/V। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया CV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चीज क्या देख सकते हैं, अगर मैं इसको इसकी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास, 12CV²। चलिए ये है Q1, ये है U1। अब अगर आप इसको कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी जब इसके डाइलेक्ट्रिक अंदर आ जाएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो आपके चार्ज का क्या होगा, चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है, कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, तो ये हो जाएगा K/CV, है ना। और यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12kCV²। अब देखिए इसका जो चेंज इन एनर्जी हुआ, जिसको मैं U2 - U1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो कितना हो गया, K - 1 × 12CV²। ऑलराइट, चलिए सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बात करूं कि ये एक्स्ट्रा जो चार्ज आए हैं इसके अंदर, वो एक्स्ट्रा चार्ज, ये जो KCV मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कुछ आया जिसको मैं बोल सकता हूँ KQ1, तो एक्स्ट्रा किसने दिया, बैटरी ने दिया। अब बैटरी ने अगर किसी चीज को चार्ज दिया है तो वर्क डन बाय बैटरी हम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी देखिए क्या हो जाएगी, WB = अगर उसने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया हमको यहाँ पे पता है, ΔQ, विच इज इक्वल टू K - 1 × इनिशियल Q, है ना, जिसको मैं CV लिख सकता हूँ। तो ये हमारी ΔQ की वैल्यू है। इतना चार्ज अगर बैटरी ने दिया है तो बैटरी ने इस ΔQ चार्ज को 0 से V वोल्टेज तक लेके आया होगा, तो इसको इतना वर्क किया होगा। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल हो जाता है हमारा वर्क। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, K - 1 × CV²। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ वर्क जो है ये बैटरी ने किया है, उसमें से ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसने ले ली, ये एनर्जी कैपेसिटर ने ले ली। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय बैटरी जो है वो कैपेसिटर की ली हुई बैटरी से काफी, कैपेसिटर की ली हुई एनर्जी से ज्यादा है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि बैटरी जो वर्क करती है, ये बैटरी का वर्क दो पार्ट्स में जाएगा। एक पार्ट आ जाएगा हमारा ΔU जो कि कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज हो जाएगा, एंड दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे हीट लॉस। ठीक है, चलिए तो
तो ये हीट लॉस हो जाएगा जब आपका अपने आप ऑब्जेक्ट वार्म हो जाएंगे, बिकॉज ये एनर्जी जो है ये वेस्ट होने वाली है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है, जब भी वर्क डन बाय बैटरी की आप बात करें तो जब भी बैटरी सप्लाई करेगी तो वो वर्क पॉजिटिव आने वाला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा जब बैटरी जो है सप्लाई करती है कुछ भी चार्ज, और नेगेटिव हो जाता है जब बैटरी एब्जॉर्ब करती है चार्ज। मतलब आप सोचिए कि अगर मैं इसी केस को वाइस वर्सा कर रहा होता, मैं डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर रहा होता तो क्या होता, तो बैटरी जो चार्ज बैटरी को एब्जॉर्ब करना पड़ता कुछ एनर्जी, और उसकी फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो हीट लॉस है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा WB माइनस डेल्टा यू विच इज इक्वल टू K माइनस 1 CV स्क्वायर माइनस K माइनस 1 इंटू हाफ CV स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास, K माइनस 1 इंटू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज आप याद रखिए कि जब भी आप डायलेक्ट्रिक वाला केस कर रहे हैं, इस डायलेक्ट्रिक वाले केस में आप इस फॉर्मूला को सिंपली इस तरीके से देख सकते हैं कि हीट लॉस जो आएगा डायलेक्ट्रिक के केस में वो आ जाएगा हमेशा डेल्टा यू, क्योंकि इट इज ऑलवेज दिस केस कि ये हाफ आएगा और ये डबल आएगा इसका, तो आपका 1 माइनस हाफ हमेशा 1 की ये हाफ की वैल्यू देगा, तो हमेशा हीट लॉस इन डायलेक्ट्रिक की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा यू। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब मैं बाकी दोनों डेरिवेशन पूरे नहीं करूंगा, मैं उनके फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर आप वोल्टेज का चेंज करते हैं तो आपका जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा यू, सॉरी सीधा हीट लॉस की बात करते हैं हम लोग, तो हीट लॉस आ जाता है आपका हाफ सी V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देख लेना कहीं से भी। अगर आप इसकी पोलैरिटी भी स्विच कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हाफ सी V2 प्लस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ओनली पोलैरिटी चेंज करें, ओनली पोलैरिटी नो वोल्टेज चेंज, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर V एंड V ऐड हो जाएंगे, तो आपका जो फाइनली आंसर आता है वो हो जाता है H इज इक्वल टू 2CV स्क्वायर। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट केसेस हैं पर इनका इस तरीके से फॉर्मूला है, ये आप सीधा याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं सर्किट्स बनाना चाहूँ कैपेसिटर्स के, तो दो बेसिक एग्जांपल्स में ले लेता हूँ। एक एग्जांपल हम बिल्कुल सिंपल इस चीज को समझने के लिए कर लेते हैं कि ये बिहेव कैसे करते हैं। चलिए, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी 3 वोल्ट्स की बैटरी लगाई है। हमारे पास जो सारे के सारे कैपेसिटर्स हैं ये 6 म्यू फेराड के कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और 3 वोल्ट्स की हमारी बैटरी है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल है तो 6 + 6 12 हो जाएगा, और फिर 12 एंड 6 जो है ये एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका आ जाएगा 12 × 6 अपॉन 12 + 6। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 12 × 6 अपॉन 18, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 म्यू फेराड। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो केवल इतना सा है, ये है 4 म्यू फेराड एंड ये है 3 वोल्ट्स। तो आप देखिए इसके ऊपर चार्ज कितना आने वाला है, चार्ज हो जाएगा C × V इज इक्वल टू 12 म्यू कूलम। ठीक है, चलिए, तो अब हमें पता है कि इस वाले के अक्रॉस +12 एंड -12 म्यू कूलम चार्ज होगा। यहाँ पे भी हमारे पास +12 एंड यहाँ पे -12 आने वाला है, बट ये चार्ज ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि +6 और +6 इन दोनों पे आ जाना चाहिए। अगर सिमेट्री नहीं होती तो हम क्या करते, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है।
और फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप V1 और V2। तो हम कहते हैं V1 प्लस V2 की जो वैल्यू है वो टोटल 3 होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो वही रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ V2 की, तो V2 देखिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Q अपॉन C। तो देखिए इसका आंसर आ जाता है 2 वोल्ट्स। तो हमको पता है यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है ये 2 वोल्ट्स है, तो इधर जो V1 की वैल्यू बचेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। ठीक है, अब आप इसमें से कोई भी एक कैपेसिटर उठा लीजिए, तो उस एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 का, और इसके ऊपर जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू है 6 म्यू फेराड। तो आपका यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज 6 म्यू कूलम्स। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात हो गई, इसके ऊपर भी 6 और इसके ऊपर भी 6, तो टोटल 12 म्यू कूलम्स आपका चार्ज इन दोनों पे आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए मैं एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ले लेता हूँ एग्जांपल जो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होगा। चलिए देखिए, अब अगर थोड़ा सा हम सर्किट कॉम्प्लिकेट कर दें, डायरेक्शन अपोजिट दिया हुआ है 40 वोल्ट्स। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कैपेसिटेंस है। ठीक है, एक है 3, एक है 6 एंड एक है 18। ऑलराइट, चलिए अब अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ये सर्किट जो है ये बिना किरचॉफ लॉ लगाए काफी मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक लूप यहाँ ले लेता हूँ एंड दूसरा लूप मैं यहाँ ले लेता हूँ। ऑलराइट, चलिए अब अगर मैं लूप 1 के लिए सॉल्व करूंगा, तो देखिए जिस तरीके से हम पहले करंट लेते थे उस तरीके से अब हमें चार्ज की बात करनी पड़ेगी। लेट्स से कि यहाँ से कुछ चार्ज निकलता है Q1, तो वो Q1 इस पे आ जाएगा, एंड यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ Q2, तो ये Q2 यहाँ से ऊपर यहाँ, फाइनली यहाँ पे हमारे पास Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, और यहाँ पे Q2 और Q1 वापस स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लगाया ये किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा दिया कि हमारा जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए। अब अगर मैं वोल्टेज लॉ लगाना चाहूँ, तो मैं किसी भी एक लूप को काउंट करता हूँ। लेट्स से हमारा वोल्टेज मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले हम वोल्टेज का गेन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा +10। ठीक है, फिर यहाँ से मैं करंट के डायरेक्शन में या पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज पे जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज पे जाने का मतलब है क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज पे भी जा रहे होंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखिए कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी Q बाय C। मैं इसको लिख देता हूँ प्लस, सॉरी इस बार ये ड्रॉप है तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ Q1/3। ये म्यू इवेंचुअली कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ अभी। चलिए 3 म्यू लिख के छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास वापस करंट के डायरेक्शन में या पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में हम लोग, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ Q1/18 माइनस ऑफ Q2/18 इज इक्वल टू 0। आप वापस घूम के एक सर्कल पे आ चुके हैं। ठीक, इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा Q1 अपॉन, ये हो जाएगा 6Q1/18 प्लस Q1/18 प्लस Q2/18। इनफैक्ट ये सारे 18 को हम यहाँ से हटा के 180 लिख देते हैं, तो ये है 7Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 180, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग लूप 2 ले लेते हैं। लूप 2 के अंदर देखिए सबसे पहले आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो पहला आपका जो आएगा वो -40 हो जाएगा वोल्ट्स में।
फिर आप वापस अपोजिट टू द डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इस बार आपको प्लस में लेना पड़ेगा इस चीज को, और ये हो जाएगा वही Q1/18 प्लस Q2/18। ठीक है, ये छोटा म्यू है सबके आगे जो कि मैंने इग्नोर कर दिया एक बार के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ से भी इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वापस से आप अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस Q2/6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सही कर देते हैं। ये है हमारे पास Q1/18 प्लस Q2/18 प्लस 3Q2/18 इज इक्वल टू 40 एंड 18 4 का कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है Q1 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू 72। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब अगर इन दोनों को हम सॉल्व करना चाहेंगे, सॉरी 720 होना चाहिए था। चलिए अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। लेट्स से कि मैं इसमें से कोई एक सॉल्व कर लेता हूँ। लेट्स से कि हमसे पूछा गया हो कि इस 6 म्यू फैराड के अक्रॉस कितना चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अक्रॉस 6 म्यू फैराड वाले के अक्रॉस चार्ज निकालना चाहूँ, तो देखिए आप 6 म्यू फैराड वाले के लिए Q2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो हम Q1 को एलिमिनेट करने का काम कर लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इनफैक्ट Q1 को एलिमिनेट करना भी काफी लंबी है। चलिए एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन को 7 टाइम्स नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन को करते हैं 4 टाइम्स हम। Q1 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू 720। नीचे वाली मैंने वैसे की वैसे लिख दी, ऊपर वाली को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 28Q1 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू 18 4 वापस से 720। ऑलराइट, चलिए अब देखिए हमारे पास कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है। मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। Q1 की वैल्यू देखिए 0 आ गई। ठीक, अगर Q1 की वैल्यू 0 आ गई तो Q2 सॉल्व करना आसान है। 4Q2 इज इक्वल टू 720। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 180। अब क्योंकि ये माइक्रो फैराड्स थे, तो ऑब्वियसली ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइक्रो कूलम। ऑलराइट, तो आपका जो 6 म्यू फैराड है इसके अक्रॉस का जो चार्ज है वो है 180 माइक्रो कूलम्स। ठीक, चलिए ठीक है, तो जैसे हमने कैपेसिटर्स के हीटिंग इफेक्ट देख लिए, अब हम इसको रेजिस्टर्स के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं। बेसिक आइडिया आप सबको मालूम ही होगा, 10th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पे V वोल्टेज है और यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, तो आपका जो एनर्जी लॉस होता है, या आपका जो एक, आप इसको ऐसे देखिए कि आपका जो पावर है वो पावर क्या होता है, ये पावर हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। और वर्क डन की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्क डन देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप हर इंस्टेंट, टाइम की बात है तो वो तो ऑब्वियसली हर सेकंड की बात हो जाएगी। आप अगर V वोल्टेज से Q चार्ज को कर रहे हैं T टाइम में, तो आपका वर्क डन कुछ ऐसा आ जाएगा जिसका फॉर्मूला आप सिंपली देख सकते हैं, V इंटू आई हो जाएगा। तो पावर जो होती है किसी भी सर्किट में, जो कि डिसिपेटेड पावर है, या पावर जितना आपका एक बैटरी लगा रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, या तो आप इसको वी आई लिख देते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं I²R, या फिर इसको लिख सकते हैं V²/R। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी लॉस की बात करें, ठीक है, ये एनर्जी लॉस नहीं बोल सकते हम टेक्निकली, क्योंकि ये जो रजिस्टर है, अगर ये रजिस्टर एक बल्ब है तो ये उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है हीट और लाइट के अंदर। अगर ये रजिस्टर एक फैन है तो, या मोटर है, तो वो उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, पर ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी इस बैटरी से लॉस होने वाली है इन टाइम t, उसको हम लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I²RT, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V²/RT। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक सर्किट बनाता हूं जिसमें आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल r है, ठीक,
तो इसके अंदर जो पावर या एनर्जी डिसिपेटेड हो जाएगी, या पावर की बात करें तो आपका पावर डिसिपेशन देखिए क्या आता है। पावर डिसिपेशन यहाँ पे आ जाएगा v² अपॉन r प्लस आर, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ I स्क्वेयर इंटू r प्लस आर, ठीक। इसका जो आपका मैक्सिमम पावर लॉस होने वाला है अब देखिए, आप जब बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अलग आता है। तो इंटरनल ईएमएफ जो है उसको मैं अगर E लिख देता हूँ तो आपका देखिए यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी। I हो जाएगा आपका E अपॉन R प्लस आर। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए E अपॉन R प्लस आर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R प्लस आर। इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाती है, सॉरी हम लोग केवल निकालना चाहते हैं कि ये जो R रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें मैक्सिमम पावर कब डिसिपेट होने वाली है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो करंट है I, ये मैक्सिमम पावर इस R रेजिस्टेंस में डिसिपेट करेगा कुछ इस फॉर्मूला से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे P मैक्सिमम की बात करूँ तो P मैक्सिमम देखिए कब होगा, जब नीचे इसका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर मिनिमम आ जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको इनफैक्ट ओपन करके देख सकते हैं, ये बन जाता है E स्क्वेयर R अपॉन R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर प्लस 2R इंटू R। इस चीज को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंटली, E स्क्वेयर R अपॉन R माइनस R का होल स्क्वेयर प्लस 4R इंटू R। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको एक बार 2πr मैंने इस पे 2rr मैंने इस पे प्लस और माइनस कर दिया, तो माइनस का पार्ट अंदर हो गया और प्लस का पार्ट बाहर आ गया। तो अब आप देखिए इस कंडीशन में अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो पावर मैक्सिमम कब आएगी, पावर मैक्सिमम आ जाएगी जब मेरा बेस डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा जब ये R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ऑफ मैक्सिमम पावर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा, तो आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ऑलराइट, अगर मैं इसको एक प्रॉपर सर्किट में देखना चाहूँ तो सर्किट का एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको सॉल्व करना सीख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास V वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है R, और हमारे पास यहाँ पे 30 ओमेगा एंड 20 ओमेगा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए फाइंड R सच दैट P अक्रॉस R इज मैक्सिमम, मतलब हमारा काम वही है कि हमको कुछ इस तरीके से इस R की वैल्यू को सेट करना है कि हमारा जो पावर डिसिपेटेड है R के अक्रॉस वो मैक्सिमम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप R की जगह अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ से कुछ करंट निकला I, तो ये करंट यहाँ टूट गया, यहाँ पे आ गया I1 और मैं यहाँ बोल देता हूँ I माइनस I1, ठीक है। हमको पावर जो अक्रॉस R आएगा उसकी वैल्यू हमको चाहिए होगी I1 स्क्वायर इंटू R, इस तरीके से, ठीक है। तो उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 30R अपॉन 30 प्लस R प्लस 20 प्लस 30R अपॉन 30 प्लस R, ठीक है। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट इसको कंबाइन कर ही देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 600
प्लस 50R/30 प्लस R। ठीक है, अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू निकालें तो I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको भी यहाँ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चीज हमें पता है कि I1 की V इज इक्वल टू IR विच इज इक्वल टू I1R1। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग अगर सिर्फ इस पोर्शन का दोनों तरफ से मैं इसका करंट निकालना चाहूँ तो टोटल करंट जो जा रहा है इसमें I जा रहा है और वो इस पूरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो यहाँ पे हमारे पास I टोटल हो जाएगा या I पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए I इंटू पैरेलल जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका है 30, सिर्फ इन दोनों का हो जाएगा 30R/30 प्लस R। ठीक है, और केवल इस वाली लाइन का रेजिस्टेंस देखिए ये हो जाएगा I1 इंटू R। अब हमें I1 की वैल्यू अगर I के टर्म्स में निकालनी है तो I1 R तो कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 30/30 प्लस R मल्टीप्लाइड बाय, मैं इस I की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय ये पूरा R इक्विवेलेंट वाला टर्म। ठीक है, तो हम इस पूरे को हम R इक्विवेलेंट को नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 600 प्लस 50R मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस R। चलिए, एक छोटी सी चीज अच्छी हो गई, ये नीचे से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 30/600 V इंटू 30/600 प्लस 50R, जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 3V/60 प्लस 5R। ऑलराइट, ये हमारे पास फाइनली आ गया I1। और अब मैं पावर के लिए सॉल्व कर सकता हूँ इसको। I1 की वैल्यू मुझे पता है, I1 स्क्वायर इंटू R जो आ जाएगा ये पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 3V/60 प्लस 5R लिख दूं तो I1 स्क्वायर सीधा मैं पावर लिख देता हूँ जो हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R। तो इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, ये हमारा क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला। अब पावर जो है ऑब्वियस बात है कि R पे डिपेंडेंट आ रही है इस तरीके से, बट अगर मैं इस पावर का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाहूँ तो हमारे पास मैक्सिमा निकालने का क्या तरीका होता है, मैक्सिमा मिनिमा का हम उसको dP/dR को 0 रख देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमा या मिनिमा की। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें d²P/dR², अगर ये चीज हमारी ग्रेटर देन 0 आती है, इस रूट यहाँ से जो हमारा रूट निकल के आएगा उस पे अगर d²P/dR² मतलब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो ये हमारा जो कर्व है स्माइलिंग कर्व होता है, तो ये मिनिमा का पॉइंट आ जाता है। और सिमिलरली इसमें से अगर मैं यहाँ पे d²P/dR² की वैल्यू स्मॉलर देन 0 लेता नहीं हूँ, आ जाती है, तो आपका जो कर्व है वो इस तरीके से हमेशा डिक्रीजिंग कर्व है। तो ये वाला कर्व जो आएगा ये फ्राउनिंग जो है वो मैक्सिमा के लिए कंडीशन बन जाती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो dP/dR को मैं 0 रखना चाहता हूँ। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, आप यहाँ पे 9V² अलग से लिख लें और हमारे पास अंदर बचा है, ऊपर R है और नीचे 60 प्लस R है, तो हमें यहाँ पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले को मैं पहले ले लेता हूँ तो इसका आ जाएगा 1 माइनस ऊपर वाले को मैं ले लेता हूँ, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर 60 प्लस 5R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक चीज रह गई हमको यहाँ पे, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन का 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इनटू ऑल दिस, सॉरी क्या गलती हो रही है यहाँ पे, हाँ नीचे हमारे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर में है। जस्ट अ मिनट, फिर से देख लेते हैं एक बार इसको।
9v² तो ऊपर है हमारे पास, हमारा जो फंक्शन है ये है 60 + 5r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है d ऑफ ऑल दिस बाय dr, तो थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, नीचे स्क्वायर है उस चीज का ध्यान रखना था। चलिए हमारा यहाँ पे 9v² तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर वापस वही काम करना है हमको। पहले हम नीचे वाले को ले लेते हैं कांस्टेंट स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा खाली 1 माइनस ऊपर वाले को ले लिया कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखिए क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 60 + 5r डॉट 5, ठीक है, अपॉन 60 + 5r का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगी और इस पूरे को इक्वल टू आप 0 कर सकते हैं। तो ये सारा साइड का काम बेकार। अब हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, एक ये वाली टर्म बच रही है हमारे पास 60 + 5r के होल स्क्वायर की, तो इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ता है 60 + 5r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू 2 × 5 = 10 इंटू 60 + 5r। देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, ये कैंसिल आउट उसकी स्क्वायर की पावर से, 10r - 5r क्या हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 60 एंड r की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12 ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अभी जो r आपका 12 आया है ये एक ही वैल्यू आई है, अगर आप इस r को 12 को रख के इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर लें और चेक कर लें तो वो मैक्सिमा के लिए आ जाना चाहिए, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो क्या होगा। तो फाइनली मैंने थोड़ा जल्दी निपटा दिया, तो आप पॉज करके देख लेना पीछे का पूरा। चलिए फाइनली अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करता हूँ तो हमारे पास जो r आया था 12, उसमें हम लोग I1² इंटू r के फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें। I1 का फॉर्मूला क्या था, तो मुझे भी v इंटू 600 + 50r अपॉन 30 + r, ये था ना, मल्टीप्लाइड बाय और इसका स्क्वायर इंटू r। चलिए इसके अंदर पूरे के अंदर अगर आप 12 की वैल्यू डालेंगे और v की वैल्यू डालेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास वो आंसर आपका मैक्सिमम पावर का हो जाएगा। ऑब्वियसली काफी लंबा तरीका है एंड एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, बट कराना जरूरी था क्योंकि इसमें अगर कोई अटकता है तो अटक ही जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r, मैंने थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना दिया लगता है, what should be the value of R such that maximum power can be drawn from the battery, ठीक है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमको छोटा r दिया है उसकी वैल्यू है 4 ओमेगा। तो हमें पता है मैक्सिमम कब आता है, जब इस पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस सिस्टम को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सी, देखिए ये दोनों आर्म जो है ये हमको सीरीज में नजर आ रही है और ये दोनों सीरीज में नजर आ रही है, तो मैं इसके इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B बोल देता हूँ और सेपरेट आउट कर देता हूँ। तो चलिए इसको यहीं कर लेते हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे B ले लेते हैं। सबसे पहले एक ऊपर जा रहा है यहाँ से, एक नीचे जा रहा है एंड इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक पॉइंट है, देन यहाँ से आगे एंड यहाँ से आगे जो कि आगे B तक जा रहा है। बिल्कुल ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला स्ट्रक्चर बन गया। देखिए A से x तक जाने वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है r, x से y वाला रेजिस्टेंस है 6r, है ना। a से y के लिए देखिए r + r यहाँ पे हो जाएगा 2r, ठीक है। सिमिलरली x से लेके b तक जाने वाला है ऊपर का जो आर्म है उसमें आ जाएगा 2r, नीचे यहाँ दिया है 4r। तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। अब इनके अपोजिट अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाते हैं 4 और इनका भी मल्टीप्लिकेशन 4। तो हमको पता है कि व्हीटस्टोन जो है ये बैलेंस्ड है। चलिए अगर बैलेंस्ड है तो इसको मैं वापस कैसे लिख सकता हूँ, r2r 2r 4r, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3r एंड 6r। चलिए और फाइनली 3 और 6 का 6 × 3 18 अपॉन 6 + 3 9, तो ये बन जाएगा 2r का रेजिस्टेंस। तो अब हमें पता चल गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस पूरे का रेजिस्टेंस जो है ये 2r के बराबर है, और 2r अगर 4 के बराबर हो जाए तो हमारा वैल्यू r का आ जाएगा 2 ओमेगा, और इस वैल्यू पे हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्किट में से
इस बैटरी में से। ठीक है, चलिए सिंपल ही है, आगे चलते हैं। हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं सर्किट्स के जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों साथ में लगे होते हैं। चलिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं देख लेता हूं एक बार। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है 6 म्यू एफ का, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 10 ओमेगा, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है 20 ओमेगा एंड बैटरी हमें दी हुई है 2 वोल्ट की। राइट, चलिए अब अगर मैं इस सर्किट में निकालना चाहूं कि व्हाट विल बी द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात आप ये चीज देखिए कि कभी भी डीसी करंट जो है, डीसी मतलब जो बैटरी से प्रोड्यूस होने वाला करंट है, डायरेक्ट करंट जो है, ये डीसी कभी भी पास नहीं करता, नेवर passes through a capacitor। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली जो आर्म है, इस आर्म में आपको कोई करंट का फ्लो नहीं मिलने वाला। ठीक है, करंट का फ्लो कहाँ से होगा, यहाँ पे I1, इनफैक्ट पूरा करंट यहीं रहेगा, I यहाँ पे चला जाएगा और घूम के वापस भी आ जाएगा। अब हमें अगर इसके अक्रॉस Q निकालना है, तो इस Q को निकालने के लिए हमको चाहिए Q इंटू CV, Q इज इक्वल टू CV। वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालें, हमें पता है कि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है एंड सिमिलरली इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ओरिजिनल 2 वोल्ट्स की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, अगर मैं V1 प्लस V2 की वैल्यू निकालूं, इनफैक्ट अगर मैं सीधा V1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो हम देख सकते हैं करंट दोनों के लिए सेम है, तो हम बोल सकते हैं अगर I1 इज इक्वल टू I2, तो V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। ठीक है, V1 है यहाँ पे हमको जो फाइंड करना है, इनफैक्ट ये बराबर हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के, तो हम ये वाली इक्वालिटी यूज कर लेते हैं, V1 अपॉन 10 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 30। ठीक, तो हमारे यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 वोल्ट्स, और इसको अगर मैं यहाँ पे Q की जगह निकालना चाहूँ, Q की वैल्यू हो जाएगी 6 म्यू फेराड मल्टीप्लाइड बाय 2/3 वोल्ट्स विच गिव्स मी 4 म्यू कूलम। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली जो अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा। ठीक है, चलिए मिटा दो। छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए बेसिक ही है, इसमें भी कोई खास मेहनत नहीं लगने वाली। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो सेम आपको तरीका लगाना पड़ेगा। अब देखिए इनफैक्ट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे R2 जो है, ये वाली जो पूरी आर्म है, इस पूरी आर्म में कोई करंट नहीं जाने वाला, तो आपका करंट सिर्फ यहीं फ्लो होने वाला है। आपको वापस इन्हीं पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बिल्कुल सेम लॉजिक होने वाला है। इनफैक्ट इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये आपका हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंस अपॉन R1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। ये R2 जो है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा C। सेम बात है, Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, C इंटू R1E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, है ना।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप देखिए बेसिक सर्किट कैसा होगा जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं। तो आप इसको एक बैटरी से लगाएंगे, साथ में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये बैटरी इसको चार्ज करती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको डिस्चार्ज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं आने वाली है, एक की रख देते हैं हम लोग। जब हम की को ऑन करेंगे तो ये सर्किट इस रेजिस्टेंस के थ्रू चलता रहेगा एंड यहाँ पे डिस्चार्ज होता रहेगा आपका करंट। ऑलराइट, चलिए अब देखिए अगर मैं इन ग्राफ्स की बात करूं तो पहले मैं इनका फंक्शन समझा देता हूं, फिर मैं बता दूंगा किसका ग्राफ क्या है। वैसे यहाँ पे लिखा है, अब देखिए सबसे पहले ये Q है। Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा चार्ज। चार्ज किस पे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, टाइम 0 पे कैपेसिटर पे 0 चार्ज है एंड इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका टोटल चार्ज हो जाएगा CE, है ना। तो ये ग्राफ इस तरीके से आगे बढ़ता है एंड इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली आपका जो करंट है सर्किट में, उसमें क्या होगा, इनिशियली तो करंट खूब आएगा बिकॉज यहाँ से चार्जेस निकलेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम वो करंट 0 हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट टाइम लिख देते हैं उसको हम लोग। चलिए तीसरा है हमारे पास VR। तो देखिए यहाँ पे चार्ज का जो ग्राफ है वो ये वाला फॉलो होने वाला है एंड करंट धीरे धीरे डिमिनिश होकर 0 तक जाएगा। चार्ज धीरे धीरे एक लिमिटिंग वैल्यू तक आ जाएगा, वो लिमिटिंग वैल्यू है CE, है ना। चलिए सिमिलरली अगर मैं VR की बात करूं जो कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, तो VR क्या हो जाएगा, I into R, ये इसकी वैल्यू है। और इनिशियली काफी वोल्टेज था बट इवेंचुअली जब दोनों इक्वल हो जाएंगे वोल्टेज में तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आ जाएगा एंड सिमिलरली VC हो जाएगा वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये ग्राफ है वोल्टेज ऑन कैपेसिटर का, सेम पाथ लेगा एंड ऊपर वाला VR का ग्राफ ऐसा ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। फाइनली एनर्जी इन द सिस्टम, तो एनर्जी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इनिशियली 0 एंड फाइनली जो एनर्जी है ये पूरी एनर्जी आ जाएगी हमारी कैपेसिटर के अंदर। ओके, चलिए सिमिलरली आपका डिस्चार्जिंग का ग्राफ चलने वाला है। इसमें क्या होगा, आप यहाँ से Q नॉट e की पावर माइनस t बाई RC, इनिशियली आपके पास कुछ चार्ज है, इवेंचुअली वो चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इनिशियली कुछ करंट है सिस्टम में, इवेंचुअली जब सारी एनर्जी लूज हो चुकी होगी तो वो करंट भी 0 हो जाएगा। इस केस में चारों का ग्राफ बिल्कुल सेम आता है, VC, VR, Q एंड I, ठीक है। VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VR एंड VC ऑब्वियसली एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि वोल्टेज बनाने का काम तो कैपेसिटर ही कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला है, ये चार्ट आप नोट कर लीजिए और ये समरी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, एग्जाम्पल्स देखें ना, बाय।